देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। यमुना नदी का पानी दिल्ली के लाल किले तक पहुंच चुका है। दिल्ली के पॉश इलाकों में नाव चल रही है और लाइफ लाइन कही जाने वाली रिंग रोड पर भी पानी आ गया है। दिल्ली की ये साफ तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह दिल्ली डूब रही है। निगमबोध घाट इलाका डूब गया है। जैतपुर की कॉलोनी में बोट चल रही है। गीता कॉलोनी में मकान डूब चुके हैं। सिविल लाइंस में पानी भर गया है। कश्मीरी गेट पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं यमुना किनारे झुग्गियां पूरी तरह डूब चुकी हैं। तो दिल्ली में यमुना नदी फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिजी सड़कों पर यातायात ठप है। दिल्ली में स्कूल कॉलेज रविवार तक के लिए बंद हैं, तो वहीं सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली में बाढ़ का संकट कितना बड़ा है और आने वाले 24 घंटों में बाढ़ के क्या हालात होने वाले हैं, इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझते हैं। देश की राजधानी, हिंदुस्तान की आन बान शान दिल्ली पानी पानी है। राजधानी में जो पिछले 45 साल में नहीं हुआ वो हो चुका है। दिल्ली में जिस यमुना का अस्तित्व संकटग्रस्त दिखाई देता था, आज उसमें इतना पानी आ गया कि यमुना दायरे तोड़कर राजधानी के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। जो रास्ते दिल्ली की लाइफलाइन थे, जहां पूरे दिन 24 घंटे गाड़ियां रफ्तार भरती थी, वहां नाव चलाने की नौबत आ गई है। वहां गाड़ियां डूब चुकी है। दिल्ली की पहचान लाल किले की दीवारों को भी यमुना अपने जल से स्नान करवा रही है। कई इलाकों में 5 से 6 फुट पानी भरा हुआ है। कुछ जगहों पर 10 फीट तक पानी भरा है, यानी आदमी की गर्दन तक, और कुछ जगहों पर लोग डूब भी जाएंगे। लोग तस्वीरें देखकर हैरान परेशान हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं थी दिल्ली में ये दिन भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अब तो अस्पतालों तक भी पानी घुसने की नौबत आ चुकी है। दिल्ली के जो इलाके बाढ़ से सबसे ज्यादा चपेट में हैं, सबसे पहले उनकी लिस्ट आपको दिखाते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड पर यमुना का पानी किस तरह लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है और दिल्ली को डरा रहा है। दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में शुमार जगहों पर भी बाढ़ से कैसी बेबसी दिखाई दे रही है, नजारा हैरान करने वाला है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके को, जहां पर दिल्ली के एलजी भी रहते हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी कोठियां हैं। वहां पर बाढ़ के पानी का लेवल खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। सिविल लाइंस इलाके के हालात इतने खराब है कि गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। सड़कों पर 5 से 6 फुट तक पानी भर चुका है, जिसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। घरों के फर्स्ट फ्लोर तक भी पानी पहुंच गया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को भी उतारना पड़ा। यहाँ पर बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं सभी को घर से निकालने की कवायद जारी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो सड़कें जहां पर कभी गाड़ियों का लंबा जाम लगता था। आईएसबीटी की तरफ जाने वाले इस रास्ते पर दिल्ली की शान लाल किले तक यमुना का पानी पहुंच गया है। सुबह से शाम तक यहाँ पानी का जलस्तर बढ़ता गया। यहाँ पर दोपहर तक पानी में आधा डूबा रिक्शा चलता दिख रहा था। शाम होते होते पानी में बसें भी डूबती दिखाई देनी शुरू हो गई। यहाँ से थोड़ी दूर पर मौजूद है निगमबोध घाट, जहाँ पर लोग अपनों को आखिरी विदाई देने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ भी बाढ़ के पानी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दिल्ली वाले ये तमाम तस्वीरें देखकर हैरान हैं, आखिर राजधानी कैसे पानी पानी हो गई है। ये दिल्ली के मेटकाफ रोड की तस्वीरें हैं, जहाँ पर मौजूद सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में बाढ़ का पानी घुस गया। यहाँ पर भर्ती 40 मरीज, जिनमें से 3 वेंटिलेटर पर हैं, उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा है। यहाँ पर बोरियां लगाकर अस्पताल में पानी को घुसने से रोकने की कोशिश की जा रही है। जिन मरीजों को बाढ़ के पानी की वजह से हटाना पड़ा है, उनके परिजनों के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। जब भी दिल्ली में बाढ़ के खतरे की बात होती है तो हथनी कुंड बैराज का नाम सबसे पहले सुनाई देता है। ऐसा बताया जाता है मानो इसी बैराज की वजह से दिल्ली में डेंजर बढ़ाने वाला पानी आता है। हालांकि सच्चाई यह है कि पहाड़ों पर बेतहाशा बारिश के बाद वो पानी हथनी कुंड बैराज तक पहुंचा और फिर दिल्ली में यमुना नदी का लेवल बढ़ा। दिल्ली में बाढ़ के लिए क्या हथनी कुंड बैराज जिम्मेदार है? आज हमने इसी बैराज के नाम पर फैलाए जा रहे कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश की। दिल्ली में बाढ़ की वजह हरियाणा के हथनी कुंड बैराज को बताया जाता है। यहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना नदी का पानी डेंजर लेवल को क्रॉस कर चुका है।
हालांकि हथनी कुंड बैराज की वजह से ही बरसाती पानी कंट्रोल्ड तरीके से दिल्ली तक पहुंचता है। इस बैराज का काम हिमाचल के ऊपरी इलाकों से आने वाले पानी को कंट्रोल करना है। यानी अगर ये ना हो तो पहाड़ों का पानी बिना किसी रोक टोक के तेजी से दिल्ली पहुंच जाएगा। इस वक्त दिल्ली के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। इस बीच हथनी कुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी में लगातार कमी आ रही है। हथनी कुंड बैराज पर पानी का स्तर घट रहा है। इसका मतलब है कि दिल्ली में भी खतरा कम होने वाला है। आसन बैराज है और क्या नाम है डाक पत्थर बैराज है, वहाँ पे लगातार बातचीत होती रहती है उनसे। तो अभी वहाँ पे भी बारिश जो हो रही थी हल्की फुल्की बूंदाबांदी, वो भी अब बंद हो चुकी है। तो आगे आने वाले टाइम में जल स्तर घटेगा ही। हथनी कुंड बैराज से करीब 200 किलोमीटर दूर दिल्ली तक पानी पहुंचने में लगभग 72 घंटों का वक्त लगता है और बैराज से कम मात्रा में पानी डाइवर्ट होने की वजह से जल्द ही यमुना खतरे के लेवल से नीचे आ सकती है। दिल्ली में बारिश और हथनी कुंड बैराज का पानी मिलकर ही खतरे को बढ़ाता है। राहत की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके में पिछले 24 घंटे में कम बारिश हुई है, जिससे हथनी कुंड बैराज में भी पानी का लेवल नीचे आ रहा है। हर घंटे का जो डाटा है वो इवन हमारे हायर ऑफिसर को, हेड ऑफिस को दिल्ली और बकायदा जैसे आपका न्यूज चैनल है, हर न्यूज चैनल के माध्यम से हम भिजवाते आ रहे हैं। हथनी कुंड से डाइवर्ट हो रहे पानी की वजह से यमुना अपने प्रचंड रूप में है। आशंका है कि अगर पहाड़ों पर और पानी बरसा तो दिल्ली में खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली बनी दरिया, कौन है इसका कसूरवार? इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास एक्सपर्ट है पूर्व शहरी विकास सचिव सुधीर कृष्णा जी, जो कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स फॉर स्मार्ट सिटीज के चेयरमैन भी रहे हैं। सुधीर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, लगातार हेडलाइंस हम दिखा रहे हैं कि पिछले 45 साल में जो नहीं हुआ वो इस बार दिल्ली के साथ हो रहा है। हथनी कुंड बैराज से हर साल पानी छोड़ा जाता है, हर साल खतरा बनता है कि दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि पहाड़ों पर जो बारिश होती है उसके बाद वो पानी धीरे धीरे कैसे हथनी कुंड बैराज से होता हुआ यमुना में आता है और उसका लेवल राइज होता है। लेकिन इस बार क्या अलग हुआ है सुधीर जी, आपसे समझना हम चाहते हैं कि इतना ज्यादा भयावह स्थिति दिल्ली में, बाढ़ के से हालात दिल्ली में बेकार हो गए हैं। इस वर्ष पानी का बरसता एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा है। पानी ज़्यादा बरसा है, न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में, उत्तर भारत में। तो हिमालयन कैचमेंट एरिया जो है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होके इन्हीं नदियों के माध्यम से दिल्ली भी पहुँचा है और जगह भी उससे समस्या आई है। तो ये जो है पानी का बरसना, क्लाइमेट चेंज को हम कह सकते हैं। कुछ हद तक साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सडन डाउनपोर बार बार हो रहे हैं। लेकिन ये जो है सिचुएशन, ये आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में बनी रहेगी, ऐसा माना जा रहा है। विश्व में ये समस्या है और हमको उसका समाधान निकालना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हम हथनी कुंड को दोष देना मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा मायने रखेगा नहीं, क्योंकि ये हर साल होने वाला है और पानी बरसना है। और ये समस्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस स्टेज पर आ गई है कि हमने उस समस्या का केवल तात्पुर्तिक यानी टेम्पररी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है, वो भी लोकलाइज्ड। तो ये रीजनल बेसिस पे पूरे क्षेत्र में एनसीआर बेसिस पे वाटरशेड के आधार पर उसकी योजना बनाना, प्लानिंग करना, ड्रेनेज प्लानिंग करना और लोकल एरिया की प्लानिंग करना। ये नहीं है कि केवल म्यूनिसिपैलिटी को करना होगा। वो प्लानिंग जो है जहाँ जहाँ ड्रेन जा रही है, जिस रास्ते से जा रही है, चाहे उसमें पंचायत है या म्यूनिसिपैलिटी है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या कोई डिपार्टमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ड्रेनेज प्लानिंग के ना होने की वजह से नंबर 1, प्रॉपर ड्रेनेज प्लानिंग ऑन वाटरशेड बेसिस एंड सब वाटरशेड बेसिस ना होना, जो बना है कुछ हद तक, जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का रीजनल प्लान है उसमें बनाया गया है, ये उसमें दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के मॉडल गाइडलाइंस भी मिले हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। एक तो ये, और दूसरा ये कि जो ड्रेन है उसके रख रखाव में
मेंटेनेंस में बहुत सुधार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि शहरीकरण होना देश का बहुत आवश्यक है और जो हो भी रहा है। लेकिन शहरीकरण जो है वो योजनाबद्ध होना पड़ेगा। अगर अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुआ शहरीकरण तो वो हमारे लिए समस्या बनता जाएगा, और जो कि बन रहा है। ये अभी ये कहना चाहूँगा कि ड्रेनेज के प्लानिंग, ड्रेनेज मैनेजमेंट दोनों में मूलभूत रूप से हमको अध्ययन करना है और कार्यगत करना है। और हमारे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेवी रेनफॉल हुई तो चर्चा हुआ और वो बंद हुई तो हम भूल गए। ये हेवी रेनफॉल को हम एक बेंचमार्क बनाएं। जो आपने ये कहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने बोला है। जिस समय हम उस स्थिति में फंस जाते हैं तब उसके सोल्यूशन की तरफ सोचते हैं। जैसा दिल्ली में जब इतना पोल्यूशन हो जाते हैं तो पराली जिम्मेदार है, दिल्ली में बाढ़ आ रही तो हथनीकुंड बैराज जिम्मेदार है। इसके जो डिटेल पॉइंट्स उसको समझना जरूरी है। जैसा आपने ड्रेनेज प्लानिंग नहीं होना बताया, ड्रेन का रखरखाव नहीं है सर, लेकिन ये तो मैन मेड भी है ना सर। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से एंक्रोचमेंट हुआ है, यमुना किनारे जो रिवर बेड है, बड़ी से बड़ी बस्तियां बस गई, बड़े बड़े कॉमनवेल्थ गेम विलेज बस गए। आपने शहरीकरण की बात की, लोगों ने जिस तरीके से इंक्रोचमेंट किया है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब शहर प्लानिंग की, सिटी प्लानिंग की बात आती है तो इस बात का आपको लगता है दिल्ली में खास तौर पर ध्यान दिया गया होगा कि इतने ऐसी जगह पर जहां पर वाकई जो बेड है वो ज्यादा स्थिर नहीं रहती, क्योंकि एक रिवर बेड है, वहां पर इतना ज्यादा रिहायशी इलाका बन जाता है, तो स्थिति ऐसी होनी ही है। जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा अन्य कारण भी है। अब आपको एक उदाहरण देता हूं कि जो ड्रेनेज है, अगर उसको आप वाटरशेड बेसिस पर देखें तो अधिकांश रोड उसी ड्रेनेज के अलोंग बनी हुई है। तो जो रोड मैप में बनती हैं उनके 3 हिस्से रोड के होते हैं। पहला कैरेज वे जहाँ पे गाड़ियां चलती हैं, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम जो उससे लगा हुआ है, और इससे लगा हुआ दूसरे साइड में ड्रेनेज के फुटपाथ होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये रोड नेटवर्क का, जब भी रोड का इम्प्रूवमेंट होता है, रिसर्फेसिंग होगी, गड्ढे भरे जाएंगे, तो केवल कैरेज वे का ध्यान दिया जाता है, जो ड्रेनेज है उसको और फुटपाथ को नहीं देखते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि कैरेज वे ऊंचे होते जा रहे हैं, उनकी हाइट ऊंची होती जा रही है, और एक जो ग्रेडियंट होता है रोड सरफेस, ड्रेनेज और फुटपाथ तीनों से, और उसके बाद रिहायशी इलाका जो है आगे उसके बढ़ा हुआ रिहायशी है या जो भी है, पार्क है या जो भी है, वो सब का एक प्लान ढंग से जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, केवल रोड को ऊंचा करते जाएंगे अगर, तो और ड्रेन का मेंटेनेंस नहीं होगा, तो और भी बहुत सी बातें हैं जो पहले इस लेवल का आपको बताया मैंने। उसके बाद दूसरा लेवल ये है कि ड्रेनेज जो है वो नेचुरल ड्रेन, अगर आप जहां भी देखेंगे ओरिजिनल नेचुरल ड्रेनेज, वो तो सैकड़ों 100 फीट चौड़े थे, 50 फीट तो मिनिमम रहे होंगे, 100 फीट चौड़े भी। अब वो सब कॉन्क्रीटाइज होके, छोटे होके, उसके ऊपर ढक्कन लगा के बंद करके, अब नतीजा क्या है कि वो कवर ड्रेनेज अगर अंदर कहीं चोक हुआ है तो दिखेगा नहीं किसी को, और वो चोक होने के लिए उसको पूरा चोक होने की जरूरत नहीं है। 1-1.5-2 किलोमीटर के एंड पर जाके एक जगह अगर चोक हो गया तो पीछे का सारा एरिया में पानी भरेगा। इसलिए ये ड्रेनेज सिस्टम पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है, हर चीज से अधिक। जैसे कि हम बहुत चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं, या हम मेट्रो रेलवे सिस्टम लाने पर ध्यान दे रहे हैं, इसी हद तक हमको आवश्यकता है ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान देने की। और एनसीआर के लिए बहुत आवश्यक है कि अर्बन शहरी विकास मंत्रालय, क्योंकि ये कई राज्यों में आ जाता है, एनसीआर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, उसमें हरियाणा भी है और उसमें उत्तर प्रदेश भी है और कुछ हद तक राजस्थान का भी हिस्सा है और दिल्ली तो है ही। तो इसलिए एनसीआर बेसिस पर सब वाटरशेड का के डिमार्केशन करके शहरी विकास मंत्रालय के नेतृत्व में राज्यों की समिति बना के पूरा ड्रेनेज प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर हमने दिल्ली का ड्रेनेज प्लानिंग किया और दिल्ली से लगे हुए एरिया का नहीं ड्रेनेज प्लानिंग किया तो समस्या में समाधान हो नहीं पाएगा। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर हम किसी को मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि सर आप कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स फॉर स्मार्ट सिटीज के चेयरमैन भी हैं। स्मार्ट सिटी प्लानिंग में जब शहर को बसाने की बात आती है, उससे पहले ड्रेनेज सिस्टम कैसा होना चाहिए इस पर चर्चा होती है, उसके बाद फिर आप सिटी को बसाने की बात होती है।
सर, आपने तमाम चीजें बोली कि होना क्या चाहिए, लेकिन कितना आसान है दिल्ली जैसे बसे बसाए शहर के लिए ये? आपको कहां पर कमियां नजर आती है, कहां पर गुंजाइश नजर आती है आपको, जिससे कि ऐसी स्थिति आगे पैदा ना हो? देखिए, इसमें जो आपका प्रश्न बिल्कुल एकदम सही प्रश्न है, और उसका उत्तर मैं ये दूंगा कि ये आसान है। इसमें दो चीजें, देखिए, कोई काम करना है तो उसके लिए हमें एक तो चाहिए रिसोर्स और दूसरा चाहिए हमें विल पावर। गवर्नेंस के दो अंग होते हैं। रिसोर्स में बहुत चीज़ें, रिसोर्स में मैन पावर भी होता है, रिसोर्स में टेक्नोलॉजी होती है, रिसोर्स में मनी, पैसे चाहिए। सॉरी। तो जहाँ तक पैसे की बात है, आज के समय में पैसे की कमी नहीं है। जो आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत पैसे के लिए त्राही होती थी, आज वो बात नहीं रही है। देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार होता चला आया है। टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग और ग्रांट के माध्यम से स्थानीय निकाय, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत को काफ़ी पैसे मिल रहे हैं, बहुत सी हो, तो उसकी बात नहीं है। अब दो बातें रह गई हैं, एक है मैनेजमेंट जिसमें कि विल पावर भी है, और दूसरा है प्लानिंग का पार्ट। तो रीजनल प्लानिंग की बात मैंने आपसे कही, वाटरशेड बेसिस पर प्लान, मोटा प्लान, एक तरह प्लान एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध है। और क्षेत्रीय प्लान हो या नगर का प्लान हो, उसमें सबसे कई लेयर होते हैं। सबसे पहला लेयर है ड्रेनेज प्लान, सबसे पहला। ये हैबिटेशन प्लानिंग और मोबिलिटी प्लानिंग, ये सब उसके बाद आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ड्रेनेज प्लान को इग्नोर करते हुए पहले हैबिटेशन, यहाँ घर बनेगा, ये खाली जगह है, यहाँ एक लेआउट डेवलप होगा, ये हमको बंद करना पड़ेगा। ड्रेनेज प्लान बनाना होगा। और जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, उसमें ये दिल्ली की व्यवस्था में एक यूनिकनेस है। देश में ये समस्या हर जगह है, लेकिन दिल्ली में यूनिकनेस ये है कि दिल्ली में कोई एक शासन के लेवल जो है वो पूरे ड्रेनेज को मैनेज नहीं कर रहा है। दिल्ली में दिल्ली सरकार का भी वजूद है, दिल्ली में डीडीए का भी वजूद है, ड्रेनेज के बारे में कह रहा हूं मैं, और दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी वजूद है। ये तो बड़े स्ट्रांग वजूद हो गए। उसके अलावा अनेक संस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए डिफेंस की बहुत लैंड है, उनके ड्रेनेज अलग हैं, ना वो डीडीए के कंट्रोल में है, ना वो दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और ना वो एमसीडी के कंट्रोल में है। वो कैंटोनमेंट का डिपार्टमेंट अलग है, मिलिट्री का अलग है। और कितने आप लिस्ट बनाएं तो कम से कम 2.5 दर्जन ओनर हैं रोड के और ड्रेनेज के। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। और दिल्ली में देखिए, आपको पता है कि जो एलजी के दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या वजूद है, ये सब बातें अभी तक चर्चा का विषय बनती हैं। इसलिए भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को बहुत आवश्यक है कि वो नेतृत्व लें इसका, ड्रेनेज सिस्टम फॉर एनसीआर ऑन वाटरशेड बेसिस। उसको छोड़ने का कोई रास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये समस्या बार, ये तो देखिए, पानी बरस रहा है एक दिन और रुक जा रहा है। हम ये भी सोच सकते हैं कि 10-15 दिन तक कंटिन्यूअस 150 mm का पानी हो सकता है। हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते, तब क्या हाल होगा बताइए। तो इसलिए हमको ये करना बहुत जरूरी है। मैं यही अलार्मिंग रेट आपसे जानना चाहती हूँ। मतलब मैं अगर शहर के बनावट को अगर समझना चाहूँ आपसे, यमुना के आसपास के इलाके अभी डूब चुके हैं, सिविल लाइन जैसा इलाका है, पॉश इलाके में सर नावें चल रही हैं, लाल किले के सामने की सड़क डूब चुकी है। अगर स्थिति ऐसे रहती है, क्योंकि जब तक हम एक अलार्मिंग स्टेट पर नहीं पहुंचे तब तक शायद हमारे कानों तले जू तक नहीं रेंगती। आपने बोला इतना डिसेंट्रलाइज सिस्टम है कि बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आखिरकार इसको पूरा कौन करेगा इस काम को, लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि जो स्थिति हमने देखी 45 साल के बाद, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हर साल देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से इंक्रोचमेंट और जिस तरीके से पूरी स्थिति पैदा हुई है, उससे हो सकता है हर बार हो। लेकिन सर, बहरहाल क्या लगता है आपको, अगर ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन रही, और कौन से दिल्ली के ऐसे इलाके हो सकते हैं जहां पर बाढ़ आ सकती है? मतलब ये और आगे कितना बढ़ सकता है? ये थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन जरा हमें समझाएं। अब देखिए, क्या है कि जैसे मैंने आपसे बताया कि एक जगह पानी लगने का मतलब ये है कि 2 किलोमीटर दूर भी अगर ब्लॉकेज है तो उसके बैक साइड में जो बैक वाटर की तरह से जो बनेगा एरिया, वहां तक पानी भरेगा। हमको उसकी सफाई करने से कोई मतलब नहीं है जब तक कि हमको सोर्स ना मालूम हो कि कहाँ पर ये ब्लॉकेज है। और जितना पानी बढ़ेगा, नए नए क्षेत्र जो है वो डूबते चले जाएंगे। जैसे आपने पहले कहा कि फ्लड प्रोन एरिया जो है, फ्लड प्लेन्स जो है, वहां पर भी हैबिटेशन कर डाले हैं। तो अब नतीजा क्या है कि वो एरिया जो थे वो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, पानी को ठहराने के लिए और सब सॉइल में ले जाने के लिए ही नेचर ने बनाए थे। लेकिन हम वहां पे कंस्ट्रक्शन करके कॉन्क्रीटाइज कर देंगे, दोनों तरह से मुसीबत कि एक तो पानी वहां पे रुकने की जगह नहीं, पानी को एब्जॉर्ब होने की जगह नहीं, और जो घर बने हैं उनको डूबने की व्यवस्था हो गई। तो इसलिए अब समस्या जो हो ही गई है,
अब सारे घरों को तोड़ना तो संभव है नहीं, तो जितना हद तक तोड़ना है उसको तोड़ा भी जाना चाहिए, लेकिन बिना प्लानिंग के अगर तोड़ना शुरू करेंगे तो रिजल्ट निकलने वाला नहीं है और लोग भी उसको रेजिस्ट करेंगे। इसलिए अगर अब सैटेलाइट इमेजरी हमारे पास है, सब सॉइल वाटर का डेटा हमारे, सब कुछ डेटा है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है जो आज से 50 साल पहले नहीं थी, वो हमारे पास जो है सैटेलाइट इमेजरी की टेक्नोलॉजी और भी टेक्नोलॉजी जो है, मैपिंग की व्यवस्थाएं, डिजिटल मैपिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी उपलब्ध है। अब गवर्नेंस का इशू है, विल पावर का इशू है। मेरा ये कहना है कि एक कमेटी बननी चाहिए एलजी की अध्यक्षता में, जो दिल्ली के बारे में कह रहे हैं, और रीजनल के बारे में, एनसीआर के बारे में तो शहरी विकास मंत्रालय को ही आना पड़ेगा, क्योंकि कई राज्यों को मिला के वो वाटरशेड बनता है। जो एनसीआर का वाटरशेड है वो 3-4 राज्यों को मिला के बनता है, इसलिए वो तो शहरी विकास मंत्रालय को, और भारत सरकार में भी एक डिवीजन खोलना चाहिए शहरी विकास मंत्रालय में, जो कि जैसे वहां पर डिवीजन है इसका पब्लिक हेल्थ का डिवीजन है, पब्लिक वर्क्स का डिवीजन है, इसी प्रकार से फ्लड और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल का डिवीजन भी खुलना चाहिए एनसीआर में, और मंत्रालय में भी एक विंग होना चाहिए, क्योंकि भारत के हर शहर में ये पानी का जो समस्या दिल्ली में दिख रही है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग समयों पर आती जा रही है, इसलिए उसको नेशनल स्टेचर देना बहुत जरूरी है। नेशनल प्लानिंग की जरूरत है। जो हमारे एनसीआर का प्लान है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है, जिसको हम URDPFI गाइडलाइन कहते हैं, उसको भी पहले तो लागू ही नहीं हो रही ठीक से, वो अगर हो रही है उसको रिव्यू भी करना चाहिए, और विल पावर बनाना है। जो एलजी और एलजी की चेयरमैनशिप में कमेटी दिल्ली के लिए बने, जिसमें वाइस चेयरमैन चीफ मिनिस्टर हो, और उसमें जो है एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन उसमें होना चाहिए जो भी है, और बाकी और भी लोग जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफेंस के हों, सब मिलके इसको बिल्कुल हाई लेवल का इसको, और फुल टाइम ऑफिसर डीडीए में फुल टाइम, वाइस चेयरमैन के बाद एक नेक्स्ट ऑफिसर जो भी कहें, प्रिंसिपल कमिश्नर का जो भी, सो हर डिपार्टमेंट बहुत आवश्यक है। सुधीर सर, आपने बहुत सारे सोल्यूशंस बताए हमें कि क्या किया जाना चाहिए। आप भी ऐसे पावरफुल पोजीशन में हैं, आप ये तमाम जो आपने बताए हैं ये सॉल्यूशंस, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है सरकार के साथ बैठकर आप जो बातें हमें बता रहे हैं वो सॉल्यूशंस सरकार को भी देंगे, और इस तरीके से दिल्ली दोबारा से दरिया ना बने, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जो मैंने कहा है वो पूर्ण 100% डूएबल है, कोई एक्स्ट्रा खर्चे की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इट विल गिव बेटर रिजल्ट, बेटर वैल्यू फॉर मनी, बेटर रिजल्ट फॉर द मनी वी आर इन्वेस्टिंग। पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं आजकल, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसको पैसे की दिक्कत हो, कोई निकाय नहीं है, कोई म्युनिसिपैलिटी पंचायत नहीं है जो ये कह सके कि हम ये काम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारे पास पैसे नहीं। सभी के पास विल पावर की कमी नजर आ रही है आपको, और ड्रेनेज प्लानिंग सिस्टम होना चाहिए, कमेटी एक बने जिसकी अध्यक्षता में ये तमाम जो दिक्कतें हैं जो अभी दिल्ली फेस कर रही है बारिश के समय, और ये जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति दिल्ली में पैदा हो रही है, ये करना बेहद आसान है, लेकिन करने वाला कोई होना चाहिए। सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे इस कार्यक्रम में और इस चर्चा में सामने रखे हैं। उम्मीद करते हैं प्रशासन के लोग इस वक्त आपको सुन रहे हो और इस पर अमल करने की पहल आगे हो। बहुत धन्यवाद करेंगे सुधीर कृष्णा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी।